यकन आबदो वही यकन अस्ताइन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई होप आप ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और लेक्चर्स एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे कुछ कमेंट्स भी रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं कमेंट्स की तरफ चला जाता हूँ, उसके बाद फर्दर हम देखेंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक बेसिकली क्लासेस के ऊपर होगा। क्लासेस बहुत ही एक्सटेंसिव एक टॉपिक है, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, ये हम फर्दर स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। बट उससे पहले मैं एक्चुअली कुछ चीज़ें और मेंशन करना चाहता हूँ। जैसे कि मुझे कमेंट्स में एक चीज़ आई थी, एक हमारे दोस्त हैं जो कि सी प्लस प्लस की कंसोल की एप्लीकेशन है, जो कि क्यूट की, वो कह रहे हैं कि विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी के अंदर उन्होंने लिखी है और कुछ थ्रेडिंग उन्होंने यूज़ की है। फर्स्ट थ्रेड पे सीरियल पोर्ट है, सेकंड में कैनवास है और थर्ड पे वो लॉगर यूज़ कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अभी मैं जब क्यूट क्यू गुई में जाऊंगा तो किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करूंगा। सो बेसिकली मैं ये कहूंगा कि आप स्टार्ट में तो ये देखें कि क्योंकि वो एप्लीकेशन डायरेक्ट आप पोर्ट कर रहे होंगे किसी लेगेसी कोड से, आप इसमें लेके आ रहे हैं कंसोल से गुई के अंदर। तो अगर तो आप क्यूट के एनवायरनमेंट के अंदर वो चीज़ बना रहे हैं तो बेहतर ये है कि आप क्यूट की क्यूट थ्रेड यूज़ कर लें। इसका मतलब ये नहीं है कि एसटीडी थ्रेड में नहीं हो सकता, क्यूट के अंदर भी आप एसटीडी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं और वो उसी तरीके से चलेंगे। इसमें प्लस और माइनस कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ शॉर्ट उसमें, और फर्दर जो है वो एग्जैक्ट मैं आपको, आप और ज़्यादा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे किस तरह है, तो मैं एक पूरा वीडियो जो है वो थ्रेडिंग के ऊपर जिस वक्त बनाऊंगा तो मैं आप ही की एग्जांपल को यूज़ केस बनाऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। तो शॉर्ट आंसर ये होगा कि अगर आपकी एप्लीकेशन बहुत सारे और प्लेटफॉर्म में भी चलनी है जिसमें क्यूट डायरेक्ट नहीं है तो फिर आप एसटीडी थ्रेड यूज कर लें। और अगर आपने क्यूट के अंदर ही बनानी है, लेट से क्यूट की ही सिर्फ गुई है या क्यूट का क्यूएमएल बनाएंगे, तो आप क्या करें कि आप क्यूट थ्रेड यूज कर लें, क्योंकि क्यूट थ्रेड क्यूट के एनवायरनमेंट के अंदर बहुत बेहतर है, उसी को सिस्टम के अंदर काफी अच्छा चलता है। और सेकंड ये होगा कि आपके लिए उसको मैनेज करना आसान होगा, उसके रैपर्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं क्यूट थ्रेड के, तो आप उसको यूज कर लें। ठीक है। थर्ड एक और आपको ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि अगर तो आपने लॉगिंग उन उस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिंग पूरी लिखी हुई है तो आप लॉगिंग वो यूज करें, वरना आप ये कर सकते हैं कि लॉग फॉर सीपीपी एक लाइब्रेरी है लॉकर की, आप उसको यूज कर सकते हैं और उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वो बहुत आसान है, उसकी लाइब्रेरी को आप डायरेक्ट क्यूट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं और वो आप इजीली यूज कर सकेंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। उसमें ये होता है कि आप अगर कंसोल के ऊपर आपने डायरेक्ट करना है या आपने फाइल के अंदर डायरेक्ट करना है अपनी लॉगिंग को, और आपको लॉग उधर डायरेक्ट कर देंगे, और उसके बाद ये होगा कि जब आप लॉगिंग का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, तो उस लिहाज से हमारी ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक जो मैं अभी बताऊंगा। अगर आप लॉगर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे और उसके बाद आप उसको लॉगर को वंस मेन के अंदर कॉन्फ़िगर कर लेंगे कि आपकी जो लॉगिंग है वो कंसोल पर भी जाए और फाइल के अंदर भी जाए, तो आप हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक लॉगर बना लेंगे, एक लॉगर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और जहां आपको जरूरत होगा वहां उसकी आप लॉगिंग करेंगे। तो इससे ये होगा कि जो एंड में आपके पास जो लॉगिंग की फाइल होगी, तो वहां पर जो लॉग जिस फाइल के अंदर होगा, जिस क्लास के अंदर जो लॉग होगा, वो उसके नेम के साथ आपके पास लॉगिंग प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से एक बहुत ही अच्छा, जो कि आपने नॉर्मली देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे ना आपकी लॉगिंग चल रही होती है, या लिनक्स पूरा लॉगिंग सिस्टम किस तरह लिखता है वो इस तरीके से है। ठीक है। तो लॉग फॉर सीपीपी आप देख सकते हैं, लॉग फॉर सीपीपी कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है और कैसे इंक्लूड किया जाता है, मैं वो इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर आपको ना डिटेल में समझाऊंगा कि फिर वो किस तरीके से करेंगे। ओके। सो चलते हैं हमारे अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक ये है कि क्लासेस क्या है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये है आपकी क्लासेस, और क्लासेस को ही यूज किया जाता है ताकि आप ऑब्जेक्ट्स बना सकें। इसमें क्या होता है कि मैं ये कहूं कि अगर बेनिफिट से आपको समझ आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब आपकी जो टोटल प्रोग्रामिंग होगी वो बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट्स के तौर पर होंगी। ठीक है, आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाओगे। मैं ये कहूँ कि अगर एक कार की एग्जांपल हम लेते हैं, तो कार के अंदर जैसे मैं ये कहूँ कि एक क्लस्टर होता है जहां पर आपके गेज होते हैं, मीटर होते हैं, फिर उसके दरमियान में आपका ऑडियो का सिस्टम होता है, इसी तरीके से आपकी लाइट्स का कंट्रोल होता है, फिर ईसीयू का कंट्रोल होता है, फिर आपका इंजन का कंट्रोल होता है। तो बहुत सारे आप देखेंगे डिफरेंट एरियाज के डिफरेंट फंक्शन, इसी तरीके से आपका लॉकिंग सिस्टम होता है। तो आप क्या करेंगे कि आप हर एक चीज का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, आप हर एक चीज की एक क्लास बनाएंगे। लेट्स से कि मैं क्लास बनाता हूं जो कि मेरी क्लस्टर होगा फ्रंट वाला, इसी तरीके से मैं क्लास बनाता हूँ मेरे मल्टीमीडिया के लिए, फिर मैं क्लास बनाता हूँ जो कि कंट्रोल करेगी मेरी लाइट्स को, फिर मैं क्लास बनाता हूँ जो मेरी कंट्रोल करेगी लॉकिंग सिस्टम को, फिर मैं क्लास बनाता हूँ जिसमें मेरी ड्राइवर्स की जो सीटों की एडजस्टमेंट है वो सेव होगी। तो ये जितनी क्लासेस हैं बेसिकली, ये हर एक एक क्लास जो होती है वो स्पेसिफिक उस फंक्शन के लिए बनाई जाती है।
कि मीटर के लिए है तो मीटर के लिए है, इंजन का काम करना है तो इंजन के लिए क्लास बना लिया तो वो इंजन से रिलेटेड देखेगी, वो लॉकिंग को नहीं देखेगी। तो आप क्या करते हो कि स्पेसिफिक जो फंक्शन होता है वो सारा उस क्लास के अंदर डिफाइन कर देते हो, और फिर जब आप अपने एप्लीकेशन में करते हो तो उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हो। और जब भी आपने लेट्स से कि आपने इंजन की क्लास बनाई है जो कि इंजन के सारी चीजें देखेगी, और उसने जब आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर उसका ऑब्जेक्ट बनाया है इंजन के नाम से, तो अब इंजन के रिलेटेड जितना भी काम होगा आप उस ऑब्जेक्ट के थ्रू करोगे। तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये होती है कि जिसमें आप बहुत सारे फंक्शंस के लिए क्लासेस बनाते हो। यहीं से हमारा बेनिफिट आता है मॉड्युलैरिटी का, कि आपको जो ओवरऑल एक बहुत बड़ा फंक्शन था या बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का एक प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर था, उसके अंदर आपने छोटे छोटे यूनिट के मॉड्यूल बना लिए हैं, और हर मॉड्यूल जो होता है वो अपने ही काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरीके से आपकी जो ओवरऑल एप्लीकेशन होगी वो आपकी जो क्लास की ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हर एक ऑब्जेक्ट अपनी ही क्लास का रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इस प्रोग्रामिंग की जो होल टेक्निक है इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जैसे हमने सबसे पहले बताया कि ये अगर मॉड्यूलर बना देती है, आपके छोटे छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हो, और आपको अंडरस्टैंड करना आसान होता है कि ये वाला जो फंक्शन है, अगर आपका एरर आता है तो आप एरर भी पूरा कोड नहीं देख रहे हो, तो आपको पता होता है कि अगर जो मेरा एरर है वो सिर्फ और सिर्फ उसी ही क्लास के अंदर हो सकता है, क्योंकि इंजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मुझे लाइट्स को देखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आपका मॉड्यूलर जो कोड होता है वो आपको ईजी करता है। इसी तरह रीयूजेबिलिटी का क्या मतलब है कि आपने एक इंजन की क्लास बना ली है और आपका वो एक ऑब्जेक्ट बन गया है, तो आपने अगर किसी वो इंजन की क्लास को अगर एक्सपोर्ट कहीं और करना है, या आपने कोई एक और एप्लीकेशन बनानी है और वहां पर भी आपने अपना कोड को रीयूज करना है, तो आप सिर्फ क्लास को कॉपी करोगे, सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी आपके पास वहां पर भी इनेबल हो जाएगी। तो रीयूजेबिलिटी बहुत आसान हो जाती है। और अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाने हैं उसी उसके अंदर, तो ऑब्जेक्ट आपके पास क्लास बनी हुई है, आपको दो ऑब्जेक्ट बना लें और आपके पास दो ऑब्जेक्ट उसी तरीके से बन जाएंगे। आप रीयूजेबिलिटी को इस तरह भी देख सकते हैं कि जैसे अगर आपने लॉगर बनाना है, तो वंस आपने एक क्लास बना ली लॉगर की, और लॉगर को आपने डिफरेंट और क्लासेस के अंदर उस लॉगर को आपने लेके आ गया, तो आपने वो क्या किया कि एक ही क्लास को बनाया और उसको रीयूज कर लिया हर दूसरी क्लास के अंदर उसकी लॉगिंग को बताने के लिए। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, एब्स्ट्रैक्शन ये होती है कि आपकी जो डिफरेंट क्लासेस होती हैं वो एक दूसरी के अंदर किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट या इंटरफेस करती हैं, वो आपकी एब्स्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, उसको यूज किस तरीके से करते हैं, उसका बेनिफिट किस तरीके से आता है, वो हम आगे फर्दर एग्जांपल के अंदर जिस वक्त देखेंगे तो आपको और बेहतर आइडिया हो जाएगा कि एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है। ठीक है, और फिर हमारे पास आ जाएगी डाटा इनकैप्सुलेशन। डाटा इनकैप्सुलेशन ये होती है कि आपका मोस्टली जो डाटा होता है वो आप प्राइवेट्स के अंदर रखते हैं। हम एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर जाएंगे, प्राइवेट और पब्लिक, कि आपका जो यूजर होगा या जो जो क्लाइंट होगी, जो जो एप्लीकेशन होगी, जब आप उसको एप्लीकेशन को वो चीज देंगे तो उसको सिर्फ जो एक्सेस होगी वो आप देंगे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक तक। जब आप पब्लिक तक एक्सेस देते हो तो वो क्या होगा कि जो आपके इंटरनल डाटा होगा वो आपका सारा इनकैप्सुलेटेड होगा, अंदर ये पता नहीं होगा कि उस डाटा डाटा के ऊपर क्या हो रहा है। वो आप गेटर और सेटर फंक्शन से कॉल करते हैं। हम नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये प्रिपेयर की हुई है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि गेटर और सेटर्स क्या होते हैं और किस तरीके से वो इनकैप्सुलेट करके आपको फायदा देते हैं। फिर इसी तरीके से आपकी होती है स्टेट इनकैप्सुलेशन। स्टेट इनकैप्सुलेशन का ये मतलब होता है कि लेट्स से आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं एक ही क्लास के, एक लॉगर बनाया, दूसरा लॉगर बनाया, या इसी तरीके से, तो वो ये होगा कि जब आपकी एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट के अंदर रहेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वो अपनी स्टेट के अंदर रहेगा। लेट्स से आपने एक में लॉगर में प्रिंट कर दिया है कहीं पर और दूसरा लॉगर कुछ और प्रिंट कर रहा है, तो उनकी अपनी अपनी स्टेट होगी। ठीक है, एक लॉगर अपना प्रिंट कर रहा होगा और शायद दूसरा लॉगर उस वक्त प्रिंट ना कर रहा हो, तो दोनों लॉगर डिफरेंट वर्क कर रहे हो। तो इसी तरीके से अगर लेट्स से आपने इंजन का कोई बनाया हुआ, तो आपने लेट्स से कि आपकी गाड़ी के अंदर दो लॉकिंग सिस्टम है, आपने एक लॉक के लिए भी फ्रंट का लॉकिंग सिस्टम के लिए अलग ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और बैक का लॉकिंग सिस्टम के लिए अलग ऑब्जेक्ट बनाया, तो वो ऑब्जेक्ट तो वो दोनों लॉकिंग के होंगे, लेकिन हर दोनों की स्टेट अपनी अपनी होगी। तो इस तरीके से जो स्टेट की इनकैप्सुलेशन होती है वो आप कर सकते हैं। इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है, इनहेरिटेंस ये होता है कि आपकी कुछ बेस क्लासेस होती हैं जिसमें आप डिफाइन कर देते हो कि जो आपके कॉमन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो आपके कॉमन टास्क होते हैं। लेट्स से आप ये कहते हैं कि आपने हमने आगे इधर में हमने बनाया वो भी है कि एग्जांपल में मैं ज्यादा बेहतर तरीके से इनहेरिटेंस को समझा सकूंगा, और पॉलीमॉर्फिज्म भी इसी तरीके से यूज होता है आपके पास। ठीक है, जो कि आप इनहेरिटेंस के साथ ही यूज कर पाते हो। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास ये आ जाता है कि अगर लेट्स से कि आपने ये देखना है ना कि ऑब्जेक्ट्स को कुछ सुपर क्लासेस और बेस क्लासेस के अंदर देखना है। ठीक है, कि फ्लेक्सिबिलिटी किस तरीके से होती है और
फ्लेक्सिबिलिटी कोड में किस तरह यूज की जाती है, ठीक है, आपके जो मेथड्स हैं वो किस तरह डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिफरेंट तरीके से कैसे यूज होते हैं, वो पॉलीमॉर्फिज्म क्या आ जाता है। कोड ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हेल्प करेगी और आपको स्केलेबिलिटी के अंदर, लेट्स से कि आपने क्लास बना लिया है और आपको पता है कि इंजन के अंदर इस वक्त मैं सिर्फ आरपीएम मॉनिटर कर रहा हूँ और इंजन का टेम्परेचर मॉनिटर कर रहा हूँ, बट लेटर ऑन हो सकता है कि आपको पता हो कि मुझे इंजन के ऊपर इंजन का ऑयल का गेज मॉनिटर करना है, तो आप क्या करोगे, आप उसी के अंदर स्केल कर सकते हो। क्लास के अंदर आपको कहीं और करने की जरूरत नहीं होगी, आपको पूरे कोड के अंदर नहीं देखना पड़ेगा कि मैं कैसे स्केल करूं, आपको उसी क्लास के अंदर वो चीज आप ऐड करोगे। न्यू फीचर आए हैं आप ऐड कर सकते हो, फिर पता चलता है कि एक और इंजन आ गया है उसी कंपनी का और उस इंजन के अंदर दो चीजें और उन्होंने ऐड कर दी हैं, अब आपने वो भी इसके अंदर इंटीग्रेट करनी है, तो वो क्या होगा कि अब आप वो दो फीचर भी उसी क्लास इंजन की क्लास के अंदर ऐड कर दोगे, तो आपकी जो क्लास है वो स्केलेबल होती है। तो क्लासेस स्केलेबिलिटी आपको प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ना क्लियर हो जाता है। हम इसको दो पैरेलल में ओपन कर लेते हैं, देन आपके पास मैं यहाँ पर, ताकि आपको, तो क्लासेस का मैं सिंटेक्स से जाता हूँ, फिर उस तरीके से ये चीजें आपके पास इंक्लूड होती जाएंगी कि किस तरीके से आपको अंडरस्टैंड। सिंटेक्स क्या होता है कि आप क्लास का कीवर्ड लिखते हो, उसके बाद आप इसका नेम देते हो उस क्लास का। कन्वेंशन के लिए ये होता है कि आप कोशिश करो कि क्लास का पहला वर्ड बड़ा रखो, लाजमी नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन अगर आप कन्वेंशन फॉलो करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद इनको एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है, ये एक पब्लिक है, ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। क्या मतलब है कि जब भी शेप की जो ये क्लास है, जो यूजर्स हैं वो इन मेथड्स को यूज कर सकेंगे फ्रीली, लेकिन वो इसको यूज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। जब आप प्राइवेट कर देते हो किसी भी क्लास की जो चीज आप प्राइवेट कर सकते हो, तो जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो ये चीजों को एक्सेस नहीं कर सकते। प्राइवेट के अंदर आप मोस्टली मेंबर, आप क्या करते हो कि एट्रीब्यूट्स, इनको एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, जो हम वेरिएबल्स बनाते थे, हमने पहले देखा था। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि आप क्लासेस के अंदर ना आपके एडवांस चीजें आती जाएंगी, ठीक है, तो आप नेमिंग भी ताकि एडवांस सीखो। यहाँ इनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, जैसे हमारे पास वेरिएबल्स होते थे, इनको हम पब्लिक प्राइवेट रख देते हैं, ताकि जो आउटसाइड के क्लाइंट्स हैं या कस्टमर हैं या आपकी जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्ट इनको यूज ना कर सके, बट के उनके सेटर, जब आप सेट करते हो तो उसको सेटर बोलते हैं वो, इससे, और इनको आप पब्लिक रखते हो ताकि यूजर जब इसको उसने देखना है तो वो सेट से देख ले, अगर उसने एरिया सेट करना है तो सेटर कॉल करे तो सेट एरिया हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर वो गेट करना चाहता है कि एरिया का देखना चाहता है कि इसका शेप का एरिया कितना है, तो वो गेट करेगा तो उसको एरिया आ जाएगा। कन्वेंशन के लिए हम यहाँ पर एम लिखते हैं अंडरस्कोर, कि प्राइवेट के अंदर जब भी क्लास के अंदर लिखते हैं, ये कन्वेंशन है, लाजमी नहीं है, लेकिन आप, मैंने जैसे बताया, कन्वेंशन फॉलो करोगे तो आपको ना अंडरस्टैंडिंग में इजी हो जाएगी लेटर ऑन। जैसे हमने यहाँ पर, मैंने एक एग्जांपल में सेट एरिया का मेथड किया, तो ये इसका लोकल वेरिएबल है। तो जब हम लोकल करते हैं तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि अच्छा एम एरिया, तो इसका मतलब यह है कि मैं इस क्लास का इंटरनल प्राइवेट वाला वेरिएबल को मैं यहाँ पर असाइन कर सकता हूँ। ये मेथड क्या करेगा कि कोई फ्लोट एरिया इसको आएगा, आप इसको कोई फ्लोट एरिया आर्गुमेंट में दोगे, और ये जो इंटरनल एरिया है इस क्लास का, उसके अंदर ये सेव कर देगा। और इसी तरीके से अगर आपने कहीं डिस्प्ले कराना है तो आप गेट एरिया करोगे तो वो इसको गेट एरिया में डिस्प्ले करा देगा। ओके, सो इस तरीके से ये फंक्शन चलते हैं। ये शेप की मेन क्लास है, ठीक है, और इसमें हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है डिस्प्ले शेप टाइप का, और ये क्या करेगा, एक प्रिंट करेगा कि ये मेरी एक शेप है, दिस इज अ शेप, ये प्रिंट करेगा जब भी हम इसको कॉल करेंगे। अब शेप की क्लास बन गई है, तो ये, इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मली इसको हम बेस क्लास कहते हैं। तो हम यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो हम कहते हैं ये एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक, देन अ प्राइवेट, प्राइवेट आई थिंक आपको समझ आ जाएंगे, ये सेटर फंक्शन होता है, इनको हम गेटर फंक्शन कहते हैं। गेटर फंक्शन में नॉर्मली हम यहाँ पर कॉन्स्ट डाल देते हैं क्योंकि ये चेंज नहीं होता, और हम इसकी डेफिनेशन भी मोस्टली हमेशा से ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। और सेट एरिया में क्या करते हैं कि हम एरिया को ये देते हैं। इसमें एक चीज और सम टाइम इंपॉर्टेंट होती है, और वो आप, बेहतर है आप अगर लिख लें तो इस तरीके से होता है कि अगर लेट से कि एम एरिया इक्वल्स एरिया, अगर वो, ये इसका मतलब ये है कि आपका जो एरिया है वो चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है, वो वही वाला है, आप लेट से दो बार आपने कॉल की और एरिया की वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो वो ये क्या कहेंगे कि वो चेंज ना हो, ठीक है, वो वही का वही रहे, ठीक है। अगर आपने जो वैल्यू एरिया की भेजी है, लेट से पहले आपने 10 भेजी थी और आपने 10 सेव कर दी, अब नेक्स्ट टाइम लेट से पहले स्टार्ट में सबसे पहले जीरो है, आपने 10 भेजी तो उसने देखा है 10 और जीरो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो वो उसको एरिया को 10 दे देगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने फिर 10 भेजी है, तो आप ये देखेगा कि 10 10 की इक्वल है, तो वो एरिया असाइन ही नहीं करेगा, वो चला जाएगा। और इसी तरीके से सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारा कम्प्लेक्स फंक्शन होता है, तो बेहतर होता है कि आप उससे पहले चेक कर लें कि अगर वैल्यू चेंज हुई है तो तब मैं वो फंक्शन परफॉर्म करूँ, अगर वो चेंज हुई नहीं है तो उसका मतलब ये कि अंदर कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा, तो फिर आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी आपकी एफिशिएंसी जो होगी प्रोग्राम की
वो ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट हम जाते हैं, अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्लास की तरफ। यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है कि अब हमने जैसे ये शेप की क्लास बनाई थी, तो हम अगर बनाते हैं रेक्टेंगल की क्लास, तो रेक्टेंगल की क्लास उसी तरीके से क्लास के आगे क्लास रेक्टेंगल, और यहां पर अब हम इसको एक्सेस स्पेसिफायर जो देंगे वो है पब्लिक। और पब्लिक शेप मतलब क्या है कि रेक्टेंगल जो है वो भी एक शेप है। तो हमने बेस क्लास जो बनाई थी वो, उसमें हमने इसको किया क्यों है इनहेरिटेंस, हम इस वजह से करते हैं कि लेट्स से इसके अंदर हमने एक फ्लोट एरिया का डिफाइन किया हुआ है, फिर गेट एरिया किया हुआ है, सेट एरिया किया हुआ है, और डिस्प्ले शेप टाइप की हुई है। तो ये इस तरह के जो फंक्शंस है, हमने सेट एरिया और गेट एरिया हमें रेक्टेंगल के अंदर भी जरूरत हो सकता है। तो हम इसके अंदर बजाय लिखने के बजाय हम वो शेप से किए, तो इसमें जो कॉमन चीजें थी हम बेस क्लास बनाते भी वही हैं जिसमें हमारी कॉमन चीजें हों। और इससे अब हमने रेक्टेंगल बनाई है, तो रेक्टेंगल में हमने इसको इनहेरिट कर लिया है पब्लिक के थ्रू। जब हमने इनहेरिट किया पब्लिक के थ्रू, तो क्या हुआ कि अब हमें इसके अंदर गेट या सेट या डिस्प्ले बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम इसके अंदर एक प्राइवेट के अंदर नॉर्मली जैसे हमने याद है, इसको हम कोशिश ये करेंगे कि हम इसको एंड में ले जाएं। बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप इसको ना कोड की कन्वेंशन एक ही तरह की रखें। नीचे हमारे पास आपके वेरिएबल्स होते हैं, इसमें हमने एक फ्लोट लेंथ का बनाया और एक फ्लोट विड्थ का बनाया, क्योंकि एक रेक्टेंगल है। और इसमें हमने रेक्टेंगल जिस वक्त हम बनाएंगे तो उसको हम एक फ्लोट में लेंथ देंगे और विड्थ देंगे, फिर यहाँ पर ऐसे इसको की वैल्यू सेट कर देते हैं, ठीक है। और जब भी इसको आप सेट करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेट एरिया का मेथड है। रेक्टेंगल के लिए हम कैलकुलेट एरिया करेंगे, कैलकुलेट एरिया करने के लिए हमने एक फ्लोट इंटरनल बनाया। डिस्प्ले शेप टाइप, तो अब यहाँ देखें मैंने इस रेक्टेंगल के अंदर कोई डिस्प्ले शेप टाइप का मेथड नहीं बनाया, बट क्योंकि डिस्प्ले शेप टाइप जो है वो शेप के अंदर डिफाइन है ये वाला, तो मैं इसके ये वाला मेथड यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये उसने पब्लिक दिया हुआ था। और मैंने जब इनहेरिट किया यहाँ पर भी पब्लिक दिया है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर इसको यूज कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए इजी हो जाएगा, और उसी मतलब से मैंने सेट एरिया का मेथड किया है। तो एरिया तो मैंने यहाँ पर अगर सेट एरिया का करना था, तो मैंने यहाँ पर सेट एरिया का फंक्शन कॉल कर लिया, तो मुझे यहाँ क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो कैलकुलेट एरिया के अंदर मैंने इसका अपना एक एरिया कैलकुलेट किया जिसका फॉर्मूला लेंथ इनटू विड्थ है, और उसके बाद मैंने कैलकुलेट एरिया का फंक्शन कॉल कर लिया। सिमिलरली मैंने एक और क्लास बनाई जो कि सर्कल की थी, तो जैसे मैंने रेक्टेंगल थी, तो अब शेप, रेक्टेंगल भी एक शेप है, सर्कल भी एक शेप है, तो मैंने यहाँ पर शेप कर दी। यहाँ मैंने प्रोटेक्टेड क्यों किया ये आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको पब्लिक कर लेते हैं, ठीक है। या आपकी प्रैक्टिस के लिए भी होगा, आप खुद करके भी देख लीजिएगा कि ये क्या चीज है, इसका क्या मतलब है। ओके, सो पब्लिक मैंने एक्सेस स्पेसिफायर कर दिया शेप। यहाँ पब्लिक भी कर सकते हो, प्राइवेट भी कर सकते हो, और प्रोटेक्टेड भी कर सकते हो। इनके डिफरेंट पर्पज हैं, वो आप देखोगे आपको क्या फायदा होता है। आप करके भी, यही जो मेरी एग्जांपल है आप अपने पास कॉपी कर लीजिएगा, और उसके बाद इसके ये डिफरेंट चीजें चेंज करके देखिएगा कि आपको क्या फर्क नजर आता है, ठीक है। तो शेप क्या है कि अब मैंने पब्लिक उसी तरीके से सर्कल बनाया, प्राइवेट में मैंने रेडियस है, इसको मैं कन्वेंशन के तौर पर एंड पे ले जाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ इसी तरीके से यहाँ पर उसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने किया था लेंथ और विड्थ। अब सर्कल के टाइम पे हम लेंथ और विड्थ तो सर्कल की होती नहीं है, तो हम रेडियस भेजते हैं, तो हमने यहाँ पर रेडियस एक इसको भेजा, और रेडियस को हमने सेट कर दिया। यहाँ पर इसकी वैल्यू सेट हो रही है, ठीक है, ये अंडरस्टैंड करना है। ये क्लासेस के अंदर हम इस तरीके से वैल्यू को सेट करते हैं। इसके फौरन बाद, क्लास के फौरन बाद ये डबल डॉट, और ये हम बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपने अभी अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ वैल्यू जो सेट होती है वो ये डबल डॉट के बाद डायरेक्ट इस तरह होती है, यहाँ कॉमा नहीं आता। अगर 2 या 3 चीजें होती है, कॉमा करके ना फिर आप सेट कर सकते हो, ये जैसे हमने ऊपर किया होगा। ये डबल आए, क्लास के फौरन बाद ये डबल आपने कॉलन डाला, फिर आपने वैल्यू सेट की, फिर आपने कॉमा डाला, और फिर ये डाला। समटाइम कॉमा यहाँ डाल देते हैं, कॉमा आप यहाँ भी डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी अपनी ये भी एक कन्वेंशन है कि आपने क्या करना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर वो 3 4 भी आर्गुमेंट्स होते तो आप उसके नीचे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, सो सर्कल में भी हम उसी तरीके से, सर्कल के अंदर हमने क्या किया कि हमने कैलकुलेट एरिया का मेथड सर्कल के अंदर भी बनाया हुआ है, ठीक है। और ये सर्कल की क्लास के अंदर, क्योंकि हमने सबसे पहले उसी तरीके से डिस्प्ले इसकी शेप की, किसकी क्या शेप है, देन उसके अंदर हमने एरिया बनाया। एरिया का फार्मूला इसका रेडियस इंटू 3.14 पाई आर स्क्वायर के तो उसमें होता है, तो ये उसने, और उसके बाद हमने सेट एरिया का फंक्शन जैसे हमने यहाँ पर कॉल किया था उसी तरीके से, और फिर हमने रिटर्न एरिया कर दिया। ओके, और इसके प्राइवेट के अंदर हमारे पास रेडियस था, इसके प्राइवेट के अंदर लेंथ और विड्थ है। हम मेन के अंदर आ जाते हैं, अब हम इनको यूज करेंगे आपको ताकि पता चले कि इसका फायदा किस तरीके से था। हमने रेक्टेंगल की क्लास बनाई, इस तरीके से हम रेक्टेंगल की क्लास और उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फिर हमने इसको लेंथ दी और ये विड्थ दी,
और उसके बाद हमने सर्कल की क्लास बनाई और उसको हमने सर्कल का क्या किया, 3 उसका रेडियस दे दिया। फिर हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल रेक्ट डॉट कैलकुलेट एरिया, और इसी तरीके से यहाँ पर हम एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट सर्कल एरिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक दो चीजें और लिखी हुई हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्लास के अंदर क्या होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर हमने शेप बनाई है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने ना कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर यहाँ पर नहीं, ये कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर है, हमने इसके अंदर नहीं बनाया। इसके अंदर इस वजह से नहीं बनाया क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि इसका ऑब्जेक्ट ही बने ही ना, ठीक है। सो इस वजह से हमने इसका कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर नहीं बनाया, ये बेस क्लास थी। इसका हमने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बनाया, जैसे ये है कंस्ट्रक्टर, इसका भी हमने डिस्ट्रक्टर नहीं बनाया। हम बताऊंगे कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब होता है, कि जब आप ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो आपका ये वाला फंक्शन कॉल हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर सर्कल बनाओगे तो सर्कल का ये कंस्ट्रक्टर है, और बाय डिफॉल्ट इनका एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ठीक है। तो हम डिस्ट्रक्टर में जाएंगे जब हम क्लासेस की तरफ और बेहतर तरीके से बनाएंगे तो आपको बताऊंगा। डिस्ट्रक्टर हम इस वजह से बनाते हैं कि जैसे ही आपका कोई क्लास का वेरिएबल मेथड खत्म हो, आपका जो ऑब्जेक्ट खत्म हो, तो वो उसके अंदर अगर आपने बहुत सारी चीजें क्लियर बनाई हुई हैं तो ताकि आप क्लीन कर सको, ताकि आपका जो कोड है वो सही से चले और आपकी मेमोरी की जो यूटिलाइजेशन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो, ओके। सो अब मैं इसको एग्जांपल को रन करता हूं। मैंने यहाँ पर बिल्ड किया और मैंने रन किया, तो उसने क्या किया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस इज शेप, ये 20 आ गया, और फिर एरिया ऑफ सर्कल दिस इज शेप, और उसने सर्कल का बता दिया, ठीक है। तो आपने ये देखा कि हमने जो एरिया का मेथड था वो हमने वही एरिया का मेथड यहाँ पर कैलकुलेट एरिया किया, और उसके बाद हमने एरिया को डिफाइन कर दिया। और अगर लेट्स से मैं यहाँ पर करता हूँ गेट एरिया, ओके, और इसी तरीके से मैं सर्कल में कर देता हूँ गेट एरिया का मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं अब इसको बिल्ड करके चलाता हूँ तो क्या आया, उसने क्या किया कि उसने क्या किया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 0, एरिया ऑफ सर्कल इज 0, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी उसने 0 कर दिया और एरिया ऑफ वो भी उसने कर दिया 0, क्योंकि वो क्या कर रहा था कि अब जैसे ही हमने इसमें कॉल किया, ठीक है, और वो पहले वाली जो एरिया था वो अगर चेंज हो रहा था, ठीक है, तो तब उसको वो ये वाली वैल्यू आ गई थी, ठीक है। तो कैलकुलेट एरिया को हम जब करेंगे तो हमारे पास ये, मैं इसको अभी फिलहाल रिवर्ट कर देता हूँ ऐसे। कैलकुलेट एरिया में हमारे पास कैलकुलेट, आपने ये देखना है कि क्यों जीरो हुआ है, ठीक है। ये मैं आपके ऊपर क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ अभी, ठीक है। आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये जीरो एरिया क्यों आया था, ठीक है। मैं कैलकुलेट एरिया का करता हूँ तो ये दोबारा उसी तरीके से कैलकुलेट एरिया आ जाता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट बहुत ही, और जो कि हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ ये चली जाएगी, वो ये है कि ये दिस इज अ शेप, इसमें एक शेप आ रही है, दिस इज अ शेप, ये एक शेप आ रही है। बट अब हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि अगर ये क्लास है, मैं यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ पर रेक्टेंगल है तो यहाँ पर मेरे पास रेक्टेंगल आनी चाहिए थी, और यहाँ पर ये सर्कल है तो यहाँ पर दिस इज अ शेप, बट ये सर्कल आता तो और बेहतर था, फिर हमारे पास ये बहुत बेहतर हो जाता। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह की चीज को करने के लिए हम, हमारे पास एक फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं वर्चुअल फंक्शंस। वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर सिंटैक्स इस तरह होता है कि हम इससे पहले एक वर्चुअल का कीवर्ड डाल देते हैं, और जो बेस क्लास के अंदर जब आप वर्चुअल बना देते हो तो इसका मतलब यह है कि जब आप इनहेरिटेड क्लास होगी रेक्टेंगल इस क्लास के अंदर, अच्छा मैं सबसे पहले ये करता हूं कि मैं ये रिवर्ट कर देता हूं और मैं इसी को कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी, और रेक्टेंगल के अंदर मैंने इसको ये कॉपी किया, और मैं दिस इज रेक्टेंगल लिख देते हैं, ओके। स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो कोई मसला नहीं है, आप देख लीजिएगा। और इसी तरीके से हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, दिस इज circle P, and then this is rectangle and this is circle, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपके जो मेथड्स थे, आपके जो मेथड्स थे जो इंटरनल, अगर ये मेथड किसी के अंदर डिफाइंड नहीं है, ठीक है, अगर ये मेथड किसी चीज के अंदर डिफाइंड नहीं है, तो वो क्या होगा कि वो बेस वाला जो मेथड है वो उठा लेगा, ठीक है। हमारे पास ये था दिस इज शेप, जो हमारी बेस क्लास में एक मेथड था वो उसमें उठा लेगा, ठीक है। बट अगर वो चीज इसके अंदर डिफाइन आपने कर दी है, जैसे हमने इसके अंदर डिफाइन की है इस वक्त शेप रेक्टेंगल के अंदर, तो उसने ये वाला उठा लिया, तो आपने उसको ये वाला मेथड दिखा दिया। और इसी तरीके से अगर आप सर्कल के अंदर जाएंगे तो हमारे पास अभी मैंने इसको कमिट किया हुआ था तो उस वजह से उसने फिर शेप डिफाइन कर दी थी। अच्छा, इसी चीज को करने के लिए अब जब हम
देखते हैं कोड में, जब आपकी बहुत ज्यादा क्लासेस होंगी तो आप देख रहे होगे कि ये किस तरीके से हुआ है, तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये वाला फंक्शन कॉल कौन सा हो रहा है, कि ये तो डिस्प्ले शेप टाइप है। तो क्या मतलब मैं इसको कमेंट यहाँ पर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? तो इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर एक वर्चुअल का वर्ड डाल देते हैं, ठीक है, जो आपकी बेस क्लास है, वर्चुअल का वर्ड डाल देंगे, ठीक है। जब आप वर्चुअल का वर्ड डाल देते हो, ठीक है, और उसके बाद आप इसको रन करते हो, तो आपने ये देखा कि वही मेथड्स हैं, बट आप और उसकी डिफाइन के लिए क्या होगा कि आप क्या करोगे कि वर्चुअल जैसे ही बनाते हो और अगर वो फंक्शन उसी तरह का फंक्शन है, तो मोस्टली यहाँ पर एक मेथड के एंड में डाल देते हैं ओवरराइड, ओके, ओवरराइड, ओवरराइड, ओके, एंड देन सर्कल भी ओवरराइड हो गया और यहाँ पर भी ओवरराइड, ठीक। तो आप देखें ओवरराइड से क्या होगा कि जब हम ओवरराइड का इस तरह, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने ये नहीं भी लिखा तो तब भी मेरे पास इसका कोई ना कोई मेथड ऐसा है जो कि मेरा कॉल होगा लाजमी। अगर मैं कहीं ये कॉल कर रहा हूँ, जैसे मैं ये कॉल यहाँ पर हो रहा है, तो अगर मैं ये इसको डिफाइन नहीं भी करता था यहाँ पर, तो तब भी मेरा फंक्शन चलता। तो ये जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं तो कन्वेंशन ये होती है कि आपको इस तरह लिख देते हैं, तो आपको बेहतर पता चलता है कि ये ओवरराइड्स हैं। और ये वर्चुअल फंक्शंस ये होते हैं कि अगर वो वर्चुअल फंक्शंस नेक्स्ट क्लास के अंदर आप अगर ओवरराइड कर दें तो उसके अंदर वो चीज़ आ जाती है। अच्छा, फिर जहां पर हमने ये देखा कि हम अगर यहाँ करें या ना करें, ठीक है, यहाँ देखें, जैसे मैं अगर इसको ये कर देता हूँ, ठीक है, मैं कमिट कर देता हूँ या मैं इसको उड़ा ही देता हूँ इसे, ठीक है, ये सर्कल था, मैंने इसको बिल्ड किया और मैंने इसको रंग किया, तो आपने देखा कि दिस इज अ शेप। मैं यहाँ पर डिस्प्ले शेप एरिया को मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ या ना करूँ, ठीक है, तो मेरे पास फिर भी आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक में मेरे पास ये है कि अगर मैंने, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन बना हुआ था, अब ये है कि अगर अगर कोई मेथड आप डिफाइन कर देते हो वर्चुअल वॉइड, और इस तरीके से आपने कभी देखा होगा, ठीक है, इस तरीके से, तो इसका मतलब ये है कि अब ये नहीं आएगा यहाँ पर, ओके। और अब मैं अगर बिल्ड करूंगा तो उसने क्या कहा है, सर्कल के अंदर एब्स्ट्रैक्ट टाइप सर्कल, ओके, सर्कल के अंदर आपके पास ये वाला मेथड डिफाइन ही नहीं है, वो उसने मैंडेटरी कर दिया है आपके ऊपर। इनको क्या कहते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शंस। प्योर वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शंस इस तरह होते हैं कि अगर आपके पास कोई भी क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शंस है, तो जब आप इनहेरिट करते हो उसकी उसको किसी क्लास के अंदर, तो उसको लिखना लाजमी है। तो यहाँ पर हमने जैसे लिखा हुआ था, अब हमें सर्कल के अंदर भी ये चीज ऐड करना लाजमी हो जाएगी। सिर्फ वर्चुअल में ऐड करना लाजमी नहीं थी, लेकिन प्योर वर्चुअल के अंदर अब हमें इसको ऐड करना लाजमी। अब हमने जब इसको बिल्ड किया है, क्योंकि यहाँ पर आ गया है, तो ये बिल्ड हो गया, ओके। सो आपके लिए, तो प्योर वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शंस वो होते हैं जिनको अगर आप बेस में, लेट से इस तरीके से होता है कि अब आप शेप की क्लास के अंदर हमने ये किया कि भाई शेप डिफरेंट हो सकती है, तो हमने कंपाइलर को बता दिया है कि भाई आप मैंडेटरी कर दो कि डिस्प्ले शेप जो टाइप है, इस तरह की चीज आप जब भी शेप की क्लास को इनहेरिट करोगे तो आप खुद से टाइप बताओ, क्योंकि शेप तो शेप है ना, तो आपने खुद बताना है कि क्या ये रेक्टेंगल है, क्या ये सर्कल है, या क्या कोई और शेप है। तो आपके लिए अब मैंडेटरी हो गया है कि आप उसके अंदर लिखो ताकि आपके पास एरर ना आ जाए। तो जब कुछ कोई भी चीज़ आपने मैंडेटरी करनी है कि आपने बेस क्लास से लेना है, तो आप उसके लिए प्योर वर्चुअल फंक्शंस यूज कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा और आइडिया होगा कि ये इस तरीके से ना प्योर वर्चुअल फंक्शंस में आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं, अब शेप जो है वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। शेप क्या है, आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या मतलब होता है कि इन क्लासेस का आप वेरिएबल नहीं बना सकते हो, आप शेप को अलग से नहीं बना सकते हो। जैसे हमने रेक्टेंगल बनाई है, तो आप देखें मेन के अंदर हमने रेक्टेंगल बना लिया है, सर्कल बना लिया है, बट आप यहाँ पर शेप नहीं बना सकते। अगर मैं शेप को एस एच के नाम से इस तरह कर देता हूँ, तो वो क्या कहेगा, अब ये देख लेते हैं वो क्या कहेगा, कैन नॉट डिक्लेयर योर एस एच टू एब्स्ट्रैक्ट टाइप शेप। कि वो ये कहता है कि जो शेप है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप मेथड आप नहीं बना सकते हो वेरिएबल। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो ऐप क्लास होती है जिसके अंदर एटलीस्ट वन मेथड जो है वो आपका प्योर वर्चुअल फंक्शंस हो,
ओके, एटलीस्ट वन मेथड जो है आपका वो प्योर वर्चुअल फंक्शन हो। आई होप कि इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आगे जब एग्जाम्पल में जाएंगे तो आपको बहुत सारी और नई चीज़ें होंगी। अब आपने प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क ये करना है। अब होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पब्लिक करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर मैं प्राइवेट करूँगा तो क्या होगा, और उस तरीके से प्रोटेक्टेड करूँगा तो क्या होगा, उनके ऊपर आपने थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ लेनी है। ठीक है, मैं जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा मेरा लेक्चर। ठीक है, लेकिन आपको बेस मेरे ख्याल में क्लासेस का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट के अंदर हम एक एग्जाम्पल बनाएंगे, और मेरे ख्याल में अब हम एप्लीकेशन बनाना शुरू कर देंगे। तो हम एक सिंपल सी कोई एप्लीकेशन बनाएंगे। तो जो कि मेरे दोस्त ने एक भेजा था, अगर तो वो डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन को बता देंगे कि उसको क्या चाहिए, तो हम उस तरह की एक क्लासेस बना के एक एग्जांपल बना लेंगे, और आप ताकि आप लोगों को पता भी चल जाए कि एग्जैक्ट किस तरीके से है। और मैं ये देखूंगा कि अगर वो कॉम्प्लेक्स है थ्रेडिंग के ऊपर, तो हम ये करेंगे कि नेक्स्ट हम उसमें थ्रेडिंग बना लेंगे, और फिर हम क्लासेस को थ्रेडिंग के साथ इन्वॉल्व करेंगे, ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो कि ओवरऑल जब आपको डिज़ाइन बनाते हो तो किस तरीके से बनता है। ओके, सो अगर आपको वीडियो उसमें समझ आ गई है, आपको सारी चीज़ें ठीक है, नहीं आई तो बार बार देखें, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर फिर भी कोई चीज़ ऐसी है जो कि आपको ना अंडरस्टैंडिंग के लिए करनी है, इसमें कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी है, जैसे यहाँ पर इंक्लूड गार्ड्स हैं, वो हम नेक्स्ट जब क्लासेस को डिफरेंट उसमें सोर्स और हेडर फाइल में लेके जाएंगे तो वहाँ इंक्लूड गार्ड होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या फ़ायदा होता है। शॉर्ट उसमें ये है कि जब आप इंक्लूड गार्ड डाल देते हो, तो आपने अगर बहुत बार हेडर फाइल्स कहीं इंक्लूड 2 बार कर दिया, तो वो आपको ना प्रोटेक्ट कर देगा, आपको मसला नहीं होगा। पिंपल क्या होता है, ये एक एडवांस टॉपिक है। ठीक है, इसको पॉइंटर इंप्लीमेंटेशन या पिंपल बोलते हैं, पीएम के नाम से। तो ये क्या होता है कि ये भी एक एब्स्ट्रैक्शन है जो कि आपको ईज कर देती है, ताकि आपकी ये आपकी एडवांस टॉपिक है। मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें बता दूंगा एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि अभी कम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए बहुत ज़्यादा। सो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स बताएं, ताकि कोई भी चीज़ ऐसी जो कि मैं आपके लिए आपको समझ ना आ रही हो, तो आपको उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय।